अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, यू वॉचिंग अप फ्रंट विद मोना आलम। तोशा खाना केस हतमी मराहिल में दाखिल हो चुका है और ऐसे में काफ़ी लोग ये कह रहे हैं कि जज दिलावर, हुमायूं दिलावर खासे इसमें पुरज़म नज़र आते हैं और क्लियर कट नज़र आते हैं कि उन्होंने हर सूरत फैसला देना ही देना है। हाँ, ये मामला और ख़ास तौर पर उनकी फेसबुक पोस्ट्स को लेकर पीटीआई ने, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने और उनके चेयरमैन ने मुतअद्दिद जो हायर कोर्ट्स हैं वहाँ पर इसको चैलेंज कर रखा है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तो फैसला भी महफूज कर लिया है इस हवाले से, लेकिन फैसला अभी तक आया नहीं है। फिर भी एज वी स्पीक जो ख़ास तौर पर जज दिलावर की जो अदालत है उनकी तरफ से फ़िलहाल तो जो ये जो समाअत है वो अभी तक तो मुलतवी है, लेकिन कहा यही जा रहा है कि वो अभी इसका जो ट्रायल है या जो इस पूरा ये जो मरहला है इसको अभी भी वो आगे बढ़ाना चाहते हैं और इसको अपने ही हिसाब से, अपने कोर्ट्स की ज्यूरिसडिक्शन के हिसाब से देखना चाहते हैं, क्योंकि जाहिर है हर कोर्ट, हर अदालत अपने तौर पर इंडिपेंडेंट है, इस बात में तो कोई अभाम नहीं है। इस मामले पर नाज़रीन बात करेंगे, इसके दीगर पहलुओं पर भी रोशनी डालेंगे, लेकिन कुछ इसके नुकात हैं जो कि आपके सामने पेश करना चाहते हैं बिफोर वी स्टार्ट एंड गो अहेड विद द फॉर्मल डिस्कशन। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि तोशा खाना के मेरिट्स पर दलाइल अभी नहीं दिए गए और केस जो है वो केस की अब तक की समाअत को ज़ेर इल्तिवा केस ना समझा जाए। ये कोर्ट मौजूद सुप्रीम कोर्ट के रिमार्क्स हैं इस पूरे केस में। हुक्मनामे में सुप्रीम कोर्ट का ये भी कहना है कि आइंदा जो समाअत होगी वो किसी और बेंच के सामने केस मुकर्रर हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि आइंदा समाअत 4 अगस्त को होगी। सेशन कोर्ट के हवाले से नाजरीन, सेशन कोर्ट इस्लामाबाद चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ तोशा खाना केस की समाअत उन्होंने कल तक मुलतवी की है, जैसे मैंने आपसे पहले भी अर्ज़ किया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट से क्या अपडेट है? जज हुमायूं दिलावर का वकील आमना अली से इस्तफसार और दलाइल मुकम्मल हो चुके हैं, फैसला महफूज कर लिया गया है। वकील पीटीआई आमना अली का ये मौक़िफ़ है। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स साथ साथ ये भी दिए हैं कि फ़ैसला अभी सुनाता हूँ और ये भी वकील जो हैं पीटीआई आमना अली वो कहती हैं, और हाई कोर्ट में फ़ैसला सुनने के लिए इंतज़ार किया जा रहा है। इलेक्शन कमीशन के वकील की ये सदा है और उन्होंने ये बात की, 1 मिनट ऊपर होने पर इतराज़ उठाया जाता है। वकील इलेक्शन कमीशन अमजद परवेज़ साहब ये कहते हुए मज़ीद और नज़र आए, ऐसा करते हैं केस को कल सुबह 8:30 बजे के लिए रख लेते हैं जज हुमायूं दिलावर। तो नाज़रीन, कुल मिलाकर फिर बात ये हुई कि अब फ़िलहाल जो जज हुमायूं दिलावर है उनकी अदालत में ये जो केस है ये कल तक जो है मुलतवी हुआ है। क्या ये केस उसी तरह से आगे बढ़ेगा? इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फ़ैसले का इंतज़ार किया जाएगा, क्योंकि अब इसमें तवक्को तो यही की जा रही है। इसके कुछ मेरिट्स डीमेरिट्स पर भी बात करते हैं, साथ साथ ये भी जानते हैं कि कितने हॉट वाटर्स में हैं चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, और साथ साथ ये भी बात होना इसी कंटिन्यूटी में लाजिम व मलजूम है कि क्या इस केस के कोई ताने बाने, इलेक्शंस कब होंगे, इससे जुड़ते हैं या ये सिर्फ अफवाहें हैं। फौरी तौर पे मौजूद मेहमानों का रुख करती हूँ ज़रूरत वक्त गुफ्तगू में। शुएब शाहीन साहब मुझे ज्वाइन कर रहे हैं, साबिक सदर हैं आप इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के। इस पूरे मामले को बड़ा फर्स्ट हैंड आपने देखा है और वेरी लर्नड वॉइस ऑन द एंटायर मैटर। थैंक यू सर फॉर ग्रेसिंग द शो। कमर दिलशाद साहब नाजरीन, साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान और मुशीर वज़ीर आला पंजाब के, हमें ज्वाइन कर रहे हैं तमाम तर बहस में अपने बड़े लर्नड जो लीगल ओपिनियंस हैं उनके साथ। आपको भी वेरी वार्म वेलकम सर। बात का आगाज़ शुएब शाहीन साहब आपसे करती हूँ। अब क्या आगे आप इसकी सिमत देखते हैं, क्योंकि इतनी बात तो तय है, प्राइमरी ऑब्जेक्शन है पीटीआई का कि फेसबुक पोस्ट जज हुमायूं दिलावर की, लेकिन ये कि सर इससे पहले भी हमने देखा कि जो पीटीआई के हरीफ हैं, सियासी हरीफ, वो भी उन जजेस के आगे अपने फैसले, वो अपने केसेस भी लगवाते रहे, फैसले भी सुनते रहे। उन जज हजरात से जिनकी बाकायदा कॉल्स वगैरह आई, ऑडियो लीक्स हुई, तो वो कहते हैं कि वो जज तो फैसला मेरिट से ही हिसाब से करेगा ना, फेसबुक पोस्ट पे थोड़ी। ऑडियो लीक्स, वीडियो लीक्स ये सब्सिक्वेंटली आई, पहले नहीं थी, पहली बात। दूसरी बात है कि आप सिर्फ एक शख्स अपने फेसबुक से एडमिट करता है कि मेरा फेसबुक अकाउंट है, मेरा मोबाइल है, अपने फेसबुक से 2014 से ऑनवर्ड नाजेबा तस्वीर और नाजेबा किस्म की पोस्ट लगाता है इमरान खान के ख़िलाफ़। नंबर 1 ये एडमिटेड फैक्ट है। नंबर 2 दूसरा एक आस्पेक्ट है, छुट्टियों में ये 14 जुलाई से छुट्टियां हैं और हुमायूं दिलावर साहब 1 अगस्त से छुट्टियों पे हैं, और छुट्टियों में ये पूरे पंजाब इस्लामाबाद में छुट्टियां हैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स की। छुट्टियों में सिर्फ डे टू डे अफेयर्स के लिए डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज कोई एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज को मार्क करता है 2 दिन के लिए। करेक्ट। इस केस में 3 दिन पहले एक नया नोटिफिकेशन आता है कि नहीं, हुमायूं दिलावर साहब बैठेंगे और छुट्टियों में नहीं जा रहे, डे टू डे हियरिंग करेंगे 5 दिन के लिए। और डे टू डे हियरिंग की बजाय डे टू डे हियरिंग कौन से, जो अर्जेंट मैटर्स आएंगे। रेगुलर ट्रायल कभी अर्जेंट मैटर नहीं होता, वो
एक एक घंटे की डेट दे रहे हैं। कहते हैं सर ये भी बड़ा अर्जेंट ट्रायल है, जाहिर है ये इतना सबका है, साल से ये केस लटका हुआ है। 15 कत्ल हुए हैं, मुझे बताएं। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशनर के पास कत्ल के मुकदमात होते हैं। कत्ल से संगीन तो नहीं हो सकता, नहीं हो सकता ना, या उससे ज्यादा संगीन है ये, यानी ये उससे ज्यादा संगीन केस है। लेकिन सर दूसरी बात, दूसरी बात आप मुझे बताएं, ये एक एक घंटे के नोटिस पे डेट दे रहे हैं। लॉ ये है 526 CRPC कि जब कोई ट्रांसफर एप्लीकेशन किसी जज के खिलाफ आ जाए तो वो जजमेंट फाइनल नहीं दे सकता। सही, लेकिन वो कहता है मैं फैसला दूंगा। यानी कि यही जब हायर कोर्ट में मामला चला गया है, जो कि कंप्लेंट लेके पूरी वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ गए हुए हैं, उसके बाद उनको वेट करना चाहिए। वेट करना चाहिए जब सब जुडिस मैटर हो गया इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, वहां उनके फैसलों का इंतजार करे। और आज क्या कहते हैं? वैसे उन्होंने कहा तो है, मैंने अभी रिमार्क्स पढ़ के बताया कि ऐसा करते हैं कि केस को कल सुबह 8:30 बजे तक के लिए रख लेते हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के आपको पता है, एक एडिशनल जो बात मैं करना चाह रहा था वो ये है कि मुल्जिम को ये हक हासिल होता है कि 342 की स्टेटमेंट देने के बाद अपने दिफा में एक सेकंड से बात कर लूं ताकि वो कंटिन्यूटी नहीं रहेगी। जी, अपने हक में वो अपने गवाह पेश कर सकते हैं। उसने लिस्ट ऑफ विटनेसेस दी और कल 12 बजे कहा कि 1:30 बजे पेश करो अपने गवाहान को। जब 1:30 बजे हम गए, हमने कहा कि जनाब हमारे जो गवाह हैं वो कराची में हैं, उनको कम से कम 2 या 1 दिन का टाइम दे दीजिए ताकि हम उनको बुला लें। 1:30 बजे वो ये कहते हैं कि नहीं ये गवाह आपके रेलिवेंट नहीं है। जी, तो अच्छा फिर आज हम हाई कोर्ट में इसी केस में बहस कर रहे हैं। वो एक एक घंटे के नोटिस पे कहते हैं कि आपको बहस मैं आपका नहीं सुनूंगा। हाई कोर्ट ने फिर मैसेज भिजवाया हमारे जरिए और अपने आपके जरिए मैसेज भिजवाया कि उनको बता दें जाकर के कोई भी वकील कि यहाँ आप लोग बहस कर रहे हैं इसी केस में, ही शुड वेट फॉर द आउटकम। उसके बावजूद उस बंदे ने एक एक घंटे के नोटिस पे और साथ ये कहा कि जनाब आपकी बहस की जरूरत ही नहीं है, मैं सिर्फ उसके फैसले का हाई कोर्ट का इंतजार करूंगा और उसके बाद मैंने फैसला दे देना। ये है उनका कंडक्ट। ये फौजी अदालतों में भी ये नहीं होता जो कुछ यहाँ हो रहा है। कमर दिलशाद साहब, स्ट्रेट टू यू सर, कम से कम गवाहान को तो पेश करने दें। अपने हक में जो गवाहान है उनको पेश करना तो किसी भी जो मुल्जिम है उसका हक होता है, और जो खुदा ना खास्ता कत्ल के मुकदमात हैं उससे भी ज्यादा प्रायोरिटी पर इस मामले को चलाया जा रहा है। देखिए, बड़े अच्छी तरह हमारे दोस्त ने दिए हैं, ठीक है, अपने वकालत के लिहाज से, और हाई कोर्ट सेशन जज की जो तमाम कोड ऑफ कंडक्ट है या उनका जो प्रोसीजर है उसके मुताबिक उन्होंने आपके साथ बात की है। लेकिन हमारा तो बड़ा सादा सवाल है कि ये मुद्दई जो है, मुद्दईयत जिसने केस को दर्ज करवाया है सेशन कोर्ट में, वो है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान। कोई आम इदारा नहीं है, आम फर्द नहीं है। वो इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान एक आईनी इदारा है, उनके भी इख्तियारात का स्टेटस वो भी हाई कोर्ट की बराबरी है। उन्होंने इमरान खान साहब के खिलाफ जो तोशा खान में, हकीकत ये थी कि उन्होंने जो इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान में जो सेक्शन 137 के तहत जो अपने अहसासे जाहिर करने होते हैं, सबमिट करने होते हैं, उसमें उस तोशा खान की जो रकम बेची उसका जिक्र नहीं किया। 22-23 करोड़ इतने भी थे। वो हकायक छिपाने के जुर्म पर इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने आर्टिकल 62(1)H के तहत उनको नाहिल करार दे दिया। पिछले साल की बात है ये। और ये भी किया, उन्होंने साथ ये भी किया कि चूंकि इन्होंने ये क्रिमिनल प्रोसीजर में आ गए हैं, हकायक छुपवाए हैं, तो इनके खिलाफ जो है वो उन्होंने सेशन कोर्ट में मुकदमा दर्ज कर दिया। मुद्दई कौन है? इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान, आम फर्द नहीं है। आपको रेफरेंस आया है, रेफरेंस कहाँ से आया? और स्पीकर कौमी असेंबली ने, वो भी आईनी इदारे के दुरुस्त आपने उसकी पूरी उसकी ट्रेल बता दी कि कहाँ से आया है वो रेफरेंस। लेकिन सर गवाहान को तो पेश करने दिया जाए। अगर उनके हक में कोई गवाहान है, उनकी गवाही भी नहीं ले रहे। गवाही की तो वैल्यू खत्म हो जाती है। मुद्दईयत कौन है? इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने भी सारे 6 महीने तक उस पर क्वेरी करने के बाद ही फैसला दिया हुआ ना, तो वही सारा फैसला उन्होंने सेशन कोर्ट में भिजवा दिया। तो ठीक है, अपना हमारा अदालती सिस्टम बड़ा पेचीदा है। उमरा के लिए कुछ और है, गरीब के लिए कुछ और है। गरीब होता था कभी भी जेल चला जाता। अब ये सारे उमरा का, शराफी का केस होते हैं, हमारी हाई कोर्ट, सिविल कोर्ट, सब चीजें जो है वो अपने मामले में देखते हैं। रात को भी अदालतें खुल जाती है, सुबह भी अदालतें खुल जाती है, आम आदमी की तरीक होती। तो ये सारी चीजें तो हमारे सामने, हमारा अदलिया का सिस्टम बहुत पेचीदा है। जब तक इसको आप इस्लाह नहीं करें तो हमारा सारा ये तो सर आपने दुरुस्त एक आपने जेनेरिक बात की और बिल्कुल दुरुस्त आपने फरमाया। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि हाई कोर्ट इसको स्लैश डाउन कर दे। जो भी फैसला है जज हुमायूं दिलावर की अदालत से, अगर हाई कोर्ट, अभी आपने सुना शुएब शाहीन साहब कह रहे हैं
बड़ी वो जो हायर कोर्ट से उनके जज हजरात पैगामात भिजवा रहे हैं जज साहब को, हुमायूं दिलावर साहब को, कि आप रुक जाएं, हमारे फैसले का वेट तो कर लें। वो कह रहे नहीं, आपके फैसले की जरूरत ही नहीं है। तो ये भी तो मुमकिन है कि किसी हायर कोर्ट में कल को ये फैसला वैसे ही क्वॉश हो जाए। ठीक है, पहली बात हमारा एक पॉइंट ऑफ व्यू है कि जनाब जो पहले एक कोर्ट से सजा सुन ले, इसके बाद हाई कोर्ट जाए, सुप्रीम कोर्ट जाए, उनके वास्ते में रुकावटें पैदा की कि आप सुनने की मिजाज नहीं है, आप उसका नहीं हो गया। कभी वो अपने ब्रिगेडियर जो है वसीम चीमा का नाम लेते हैं, मिलिट्री सेक्रेटरी का जो उनके पेश किया, कभी किसी का नाम लेते हैं, कभी किसी का नाम लेते हैं। वो ठीक है, उनके ऊपर डिफेंस करना उनका राइट बनता है, लेकिन हमारी हाई कोर्ट का बड़ा एहतराम है। अगर वो रोका है तो सेशन कोर्ट को भी है, हाई कोर्ट का एहतराम करना चाहिए। तो ये सारे मामला कोई नहीं, केस चलता रहेगा, 2 महीने 3 महीने 6 महीने चलता रहे, लेकिन बहरहाल ये मदीयत जो है, इसका बड़ा केस की इंपॉर्टेंस जो है वो इलेक्शन कमीशन। अच्छा, दोनों हजरात से एक आखिरी सवाल, क्योंकि ये सेगमेंट फिर हम वाइंड अप करें। शुएब शाहीन साहब, केस का फैसला तो आने दें, ऐसा लग रहा है कि बजिद हैं जैसे पीटीआई चेयरमैन खान साहब कि फैसला मैंने नहीं सुनना अपने खिलाफ। फैसला आ जाए फिर आप यू आर इन अ गुड पोजीशन कि आप उसको हायर कोर्ट में चैलेंज कर दें, बाद में इतनी उजलत क्यों? देखिए, पहली बात तो ये है कि आपने सवाल किया क्या इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान अगर पटिशनर हो या कंप्लेनेंट हो, तो क्या किसी भी साबिक प्राइम मिनिस्टर हो या कोई आम सिटीजन हो, क्या उनके फेयर ट्रायल का बुनियादी हक ख़त्म हो जाता है? क्या अपने गवाह पेश करने का उसका कोई हक नहीं है? यानी फैसला बिल्डोज करके एक जज दे दे, मेरी गवाही जो मेरे हक में मौजूद है वो लिखी नहीं जाएगी, तो मुझे बताएं मैं बहस किस बात पे करूंगा? दूसरी बात, मुझे ये बता दें कि जहां सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जब जुरिस्डिक्शन का फैसला पहले कर दो, जब जुरिस्डिक्शन का फैसला होगा तो उसके बाद केस के ट्रायल की बात आएगी। तीसरी बात जो अहम है, आपको पता है इस केस में है क्या? टोटल इस केस में ये है कि तमाम जो एसेट्स हैं वो सारे के सारे डिक्लेयर्ड हैं। लफ्ज तोशाखाना आगे सुन लें, लफ्ज आगे तोशाखाना नहीं लिखा। भाई हमने टैक्स डॉक्यूमेंट्स में जमा कराते हैं, वहां आपको सोर्स ऑफ इनकम एंड एसेट्स दोनों बताने पड़ते हैं। आपने उसका जो यहाँ जो होता है, यहाँ जो होता है ना, टोटल जो आपके पास मामला ही नहीं है, टोटल यहाँ तोशाखाना नहीं लिखा हुआ सिर्फ एक बात, यहाँ आपको देना होता है कि आज के दिन कितने आपके पास मूवेबल एंड इमूवेबल एसेट्स हैं, और लोहा हमने जमा करा दिए। अच्छा, एक बात सिर्फ करके देखिए, जो क्रिमिनल्स हैं जिन्होंने गाड़ियां ली हैं गैर कानूनी तौर पर, वो तो आज मुद्दाई बने बैठे हैं। राइट, फेयर। कंवर साहब, उन्होंने हवाला दिया कि तोशाखाना में तो दीगर लोगों की भी बातें हैं, जैसे वो कह रहे हैं गाड़ियां ली हुई हैं बाकायदा। आखिरी आपका इस पे जुमला कमेंट। चोरी बाजारी छोड़े, वो तो अपना केस लड़े रहे। अगर बाकी पार्टी ने चोरी बाजारी की है तो बड़ा मामला होता है, उसके साथ मिसाल देने की क्या जरूरत है? असल बात यह है कि जो इस केस के साथ कैबिनेट सेक्रेटरी जो थे, उन्होंने सारी स्टेटमेंट लगाई हुई है कि जनाब तोशा खान से ये तमाम सामान वो ले गए हैं मौसूफ, वो सब की स्टेटमेंट साथ लगी हुई है कि जिसके बारे में है वो सब चीजें भी मौजूद है। इसके बाद घड़ी है और चीजें सब कुछ बताएंगे ना, हमने भी बताया है। वो कहते हैं उनके भी तो गवाह, उनके हिस्से की भी गवाह, जैसे चाहे करे, हक है बाकायदा सफाई का दे, अपना डिफेंस करे, उनका पता राइट है, अदलिया का सिस्टम है, उस पर हम नहीं चाहते। हम ही चाहते हैं कि दफा सजा की बहुत दूर की बात है, अपना डिफेंस कर लें और उसके बाद। लेकिन केस इलेक्शन के में पाकिस्तान ने जो अब तक हमें अखबारात में पढ़ा है, बड़ा मजबूत केस बना के भेजा है उन्होंने अपने इदारे। सजा पहले दे दें, गवाही आपकी बाद में देखेंगे। एक जुमला इस पे आ जाए कंवर साहब आपका, आपको लगता है कि डिस्क्वालिफिकेशन फिर बिल्कुल आप समझें कि अराउंड द कॉर्नर है खान साहब की, कोई बचत नहीं है? नहीं, ये तो वापस अदालतें फैसला करेगी, क्या फैसला करती है। फिलहाल इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान फैसला कर चुका है, उसके बाद उनको इलेक्शन कमीशन के पास अथॉरिटी नहीं है कि किसी को सजा दे दें। उनके पास वो होते हैं, वो अपने एडिशनल सेशन जज को केस बना के भेजें। उन्होंने एडिशनल सेशन जज को केस बना के भेज दिया, तमाम डॉक्यूमेंट साफ रखा दिया। अब हमारे सही, राइट सर, मैं ठीक है, वेरी फेयर, आपने इस पे बताया तो उन्होंने वही किया है जो कि उनका एक एम्बिट है और उनका हक भी बनता है कि उन्होंने केस आगे सेशन कोर्ट को दे दिया। थैंक यू टू नाजरीन बोथ द जेंटलमैन। वापस आइएगा ब्रेक के बाद और इंशाल्लाह हमारे अगले सेगमेंट में खुसूसी नशिस्त है। स्टे विद अस, वी विल बी बैक। वेलकम बैक नाजरीन। इस वक्त चूंकि सबसे बड़ा सवाल एक तो इलेक्शंस के गिर्द घूम रहा है
और दूसरा सवाल ये भी घूम रहा है कि इस वक्त जो हालात बन चुके हैं, ख़ास तौर पर ये जो ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट में जिस तरह की तरमीम कराई गई हैं, एक तो हुकूमत अपने आप को खासा हॉट वाटर्स में देखती है और हुकूमत के अपने जो एलाइज हैं वो भी इस तरह से खुल कर बात कर रहे हैं और वो भी इस बात पे बरमला अपना एक एतराज़ का इजहार कर रहे हैं कि कम से कम अपने एलाइज से तो आप सलाह मशवरा करने की जहमत कर लेते इन तमाम तरामीम के होते हुए, क्योंकि गुज़िश्ता 2 रोज़ में ही अराउंड 53 तरामीम हैं जो कि मौजूद पार्लियामेंट ने पास की हैं। इन 53 ज़ाहिर है तरामीम होते हुए कितनी इसके ऊपर ब्रेनस्टॉर्मिंग हुई होगी विद इन दिस वेरी लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम, ये तो हम में से कोई भी बता सकता है। और इसमें कितना दिमाग जो है वो लगा होगा हमारे पार्लियामेंट के स्टेक होल्डर्स का, ये भी कोई भी बता सकता है। इसके ऊपर भी नाजरीन बात करेंगे और ख़ास तौर पर ये भी बात करना ज़रूरी होगी कि चूँकि बरमला अब हुकूमत के अपने इत्तेहाद से जो लोग हैं वो इस बारे में बात कर रहे हैं कि उनको कॉन्फिडेंस में नहीं लिया गया, तो ऐसे में इलेक्शंस के ऊपर जो मामला जूं का तूं है और अभी भी जो मुशावरत चल रही है किसी हतमी नताइज पर नहीं पहुंच पाई है, उसकी एक सिर्फ झलक है ये सेनेटर कामरान मुर्तज़ा जिन्होंने आज बरमला इसी बात का इजहार किया है। इन बातों को और ख़ास तौर पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो कि इस वक्त शदीद मुश्किलात का शिकार है, मुस्तकबिल को लेकर बड़ी ज़रूरी आज हम बात करेंगे। लेकिन पहले सेनेटर कामरान मुर्तज़ा की ये सेनेट में जो बातचीत है ये सुनिएगा, उन्होंने किन अल्फाज में अपना ये डिसेंट एक्सप्रेस किया है। जो भी इस तरह की लेजिस्लेशन होती है उसमें लेजिस्लेशन में कम से कम अपनी इत्तेहादी पार्टियों को एतमाद में लिया जाता है। ये इस तरह की लेजिस्लेशन है सर जिसमें आप अपने हाथ काट रहे हैं। जी नाजरीन, लेजिस्लेशन में कम से कम अपनी डायरेक्ट इत्तेहादी जमातों को तो एतमाद मिले। ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट में ख़ास तौर पर जो तरमीम हुई है उसके बाद तो जो घरों को रेड करने का मामला है उसके ऊपर भी इंटेलिजेंसिया को किसी भी तरह के वारंट की या किसी भी तरह की पहली इजाज़त की ज़रूरत नहीं होगी, तो इससे भी यकीनन जो मुश्किलात में इजाफा होगा वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मुश्किलात में होगा। पूरे मामले पे बात करने के लिए नाजरीन आई एम जॉइंड हेयर बाय नन अदर देन डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान साहिबा, साबिक वफाकी वज़ीर, मल्टीपल टाइम्स फेडरल मिनिस्टर रही हैं और तमाम मामले पे एक बहुत इंपॉर्टेंट राय है इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी की तर्जुमान हैं। तमाम मामले पे अपना जो बहुत एक ब्लंट और बरमला और बेबाक नैरेटिव है वो हमारे साथ रखेंगी। वेलकम डॉक्टर साहिबा, शुक्रिया आपके वक्त के लिए। ये बताइएगा इस वक्त जो हालात हैं इसमें तो कोई शक नहीं, अब जो ख़ास तौर पर मौजूदा कानून साजी या तरामीम हुई हैं उनसे मज़ीद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मुश्किलात में इजाफा होगा। ये फरमाइएगा कि इन मुश्किलात को देखते हुए आपने अपनी राहें जुदा की 9 मई के बाद, लेकिन इसमें भी कोई शक नहीं कि आप इससे पहले कोई साल 1.5 साल से खासी आप खामोश थी, और ये बताइएगा कि आप उस वक्त भी आप नाराज़ थी, आपने ये तमाम चीज़ें आपने एक तरह से अपने अंदर दबा के रखी हुई थी, आपने उस वक्त इसका इजहार नहीं किया था खुलकर, इसकी क्या वजह है कि आपने 1.5 साल इसके ऊपर एक खामोशी रखी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, जो आपने नैरेटिव स्टार्ट में बिल्ड किया है कि किस तरफ ये हालात जा रहे हैं और जो सीक्रेट एक्ट के अंदर जो अमेंडमेंट्स हैं वो सियासी जमातों के लिए एक कड़वी गोली की हैसियत रखती हैं। देखें, मुल्क के अंदर जो रियासत और सियासत जब तक यकजा होके अवामी मफाद के लिए उस पार्लियामेंट की सपोर्ट नहीं बनती तब तक मुल्क आगे नहीं बढ़ता। आपने देखा कि रियासत को सियासत के ज़रिए ज़ख्मी किया गया और रियासत पे हमले एक सियासी जमात जो है 9 मई को करके बगले में जाती दिखाई दी और शोहदा की बेहुरमती, बेतुकीरी और अपने कौमी एहसासों पे हमला आवर होने के बाद GHQ जैसे आपको पता है कि वहाँ अगर कोई चढ़ाई करता है तो वो पाकिस्तान मुखालिफ सोच और क़ुव्वत होती है। पाकिस्तान के साथ मोहब्बत करने वाला या उसके वजूद को अपना वजूद समझने वाला कोई भी इस किस्म की गैर ज़िम्मेदाराना हरकतें नहीं कर सकता। तो लिहाजा जब आपकी हालात सूरत हाल अनयूजुअल है तो उसके लिए फिर आपको लेजिस्लेशन या अमेंडमेंट्स भी अनयूजुअल की ज़रूरत है, क्योंकि पाकिस्तान हालत जंग में है। पाकिस्तान हालत जंग में है, ये नहीं आप कह सकते कि पाकिस्तान के मुखालफिन जो हैं वो चैन से बैठ गए हैं या पाकिस्तान के बॉर्डर्स पे होने वाली कॉन्स्पिरेसी जो है दम तोड़ गई है। पाकिस्तान के ख़िलाफ़ वो तमाम कुव्वतें, वो तमाम कौमें, वो तमाम ममालिक, वो सोच उसी तरह मुतहरक है
जिन्होंने पाकिस्तान के वजूद को अभी तक तस्लीम नहीं किया। जी, लिहाजा हमें हर वक्त हालत जंग में रहना है, क्योंकि वो अफगानिस्तान का बॉर्डर हो, वो आपका हिंदुस्तान का बॉर्डर हो, या आपकी कुछ ऐसी कुव्वतें जो नजर नहीं आ रही अंदरूनी और बैरूनी। आप ये सही समझती हैं? क्योंकि इसके ऊपर बड़ी बरमला तनकीद हो रही है, बड़े सारे एक्टिविस्ट कह रहे हैं कि अब तो चादर चार दीवारी का कोई तकद्दुस ही नहीं रहेगा अगर बगैर पूछे, बगैर किसी वारंट के रेड की जा सकती है। तो देखें, जब आपके बॉर्डर पे खड़ी फोर्सेस जो हैं आपके मुखालिफ, वो तो आपको दिखाई देती हैं और उस नज़र आने वाले दुश्मन को आपके दायरे और दिफाई जो फोर्स है वो उसको मलिया मेट करती है। लेकिन वो अंदरूनी पाकिस्तानी मुखालफिन जो नज़र नहीं आते, लेकिन आपके शहरी बन के वो आपके मफादात को दाव पे लगाते हैं, वो आपकी सलामती के साथ खिलवाड़ करते हैं, वो आपको बैसीत कौम जो है तकसीम करते हैं, वो आपके कौमी मफादात को गिरवी रख के अपने ज़ाती अनाज की भेंट चढ़ा देते हैं। आप दिफा कर रही हैं, तो फिर आपको वो घर जो है जहाँ पाकिस्तान नहीं, वो घर जो है जिसमें पाकिस्तान के परचम के लिए जगह नहीं, उस घर के अंदर उस शहरी की भी जगह नहीं होनी चाहिए जो पाकिस्तान के साथ ना खड़ा हो। सही, बड़ा आपका बड़ी क्लैरिटी के साथ मैं आपको क्लैरिटी के साथ आपने और बात हर की है। पाकिस्तानी की यही सोच होनी चाहिए। तो फिरदौस साहिबा, एक और बात अब इसमें आ जाती है कि आपसे कोशिश हमारी है कि पाकिस्तान से हमारा वजूद जुड़ा है ना, आपने अपनी राहें जुदा करके आपने ये सवाल किया था कि मैं 1.5 साल क्यों खामोश रही। जी जी जी, ये सवाल आपका बड़ा इम्पोर्टेंट है। वो इसलिए खामोश रही कि जब मैं जिस जमात के साथ एक फ्रंट लाइन पे खड़ी हो के बेबाक न डर जुर्रत से अपने सियासी बयानी का दिफा कर रही थी, क्योंकि मेरे चेयरमैन या मेरे वज़ीर आज़म का या मेरे उस वक्त लीडर का जो नज़रिया था वो सियासी मुखालफिन को टारगेट करना था। और हम सियासी खिलाड़ी जो हैं सियासी मैदान में खड़े होकर अपने सियासी मुखालफिन के साथ अपने दाव पेच भरपूर कुव्वत से आजमाते हैं, और हमने आजमाए भी। लेकिन जो ही उन्होंने अपनी तोपों का रुख जो है वो उन्होंने बजाय सियासी मुखालफिन के उन्होंने अपना हदफ और टारगेट जो था वो फ़ौज पाकिस्तान को किया, कौमी सलामती के अदारों को किया, पाकिस्तान की उस कौमी एहसास को। तो फिर मुझे खामोशी इख्तियार इसलिए आपसे नहीं, उससे पहले ही आपने नहीं देखा कि जिस दिन आज निकाह लेजिस्लेशन हुई, मुझे बताएं कि अगर पीटीआई होती पार्लियामेंट में तो कोई रेजिस्ट करता ना? बिल्कुल करता। किसने कहा था इन्हें कि इस्तीफे दे के जाए? आप एक मैच हारे थे, आप सीरीज नहीं हारे थे। तो मैच के अंदर हार जीत होती रहती है कि जो सियासी खिलाड़ी होता है वो मैदान में रहता है, मैदान छोड़ के नहीं भागता, मैदान छोड़ के नहीं जाता। हाँ, तो जिस दिन इन्होंने पार्लियामेंट छोड़ी थी वो इनकी सियासी मौत उसी दिन हो गई थी। तो फिरदौस उसी दिन कब्र खोद दी थी, सियासी कब्र खोद के। पार्टी के अंदर से तो कई लोगों ने कहा कि हम इस्तीफों के भी खिलाफ थे और हम असेंबलीज तोड़ने के भी खिलाफ थे। फिर ये क्या असबाब थे जिस वजह से पार्टी के तमाम जो अरा थी उसको बालाए ताक रखते हुए ये फैसले किए गए? आप, क्योंकि आपने कई दफ़ा इशारा किया है उनकी अहलिया के जो फैसले हैं उनके ऊपर भी कि वो बेसिकली सारे फैसलों को वो लुक आफ्टर करती थी, तो ये क्या यही इसमें भी यही वजह थी? वरना क्योंकि ये तो प्योरली एक सियासी फैसला है, इसमें तो सियासी लोग ही डिसाइड करेंगे। जी, पीटीआई की जो वर्कर है और उसकी जो जद्दोजहद थी उसको 2018 में दो चीज़ें मिली। एक उनको इक़्तिदार मिला, हुकूमत मिली, और एक बुशरा बीबी उस इक़्तिदार के अंदर तोहफ़तन अता हुई, और उन्होंने आप अगर तो इलेक्शन इनकी कैंपेन या पूरी जदोजहद का महवर और मरकज़ होता तो सुप्रीम कोर्ट पे कहने पे वो कमेटी बन गई। उस कमेटी ने कंसेंसस करके एक डेट दे दी जल्द इलेक्शन के इनेकाद के लिए, बजट से फौरी बाद उस कमेटी ने इलेक्शन का एक मुश्तरका और मुतफ़िका लाए अमल तय कर लिया। तो मुझे बताएं कि फिर वो किसने सबूताज किया?
उसी बुशरा बीबी ने जो इमरान खान से पूछ के डेट फाइनल की गई, लेकिन जब उन्होंने उनसे मशवरा किया तो उन्होंने कहा कि ये तो नहूसत की डेटें हैं, इन डेटों में तो आपको इबरतनाक शिकस्त होगी, मेरे इस्तिहारे में ये तारीखें नहीं आती, लिहाजा आप इसको डिसऑन करें। तो फिर उन्होंने उसी हस्बे रवायत यू टर्न लेके उस सारे सियासी अमल को तहस नहस किया और पीछे हट गए और उन्होंने कहा कि हमें इंतखाबात कबूल नहीं है और अपनी असेंबलियां तोड़ी। बहुत फिर आपने देखा कि बात है, मुकम्मल कर लें। हाँ, आपने आपने फिरदौस साहिबा नाज़रीन हमारे साथ थी, डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान, और एक तरह से उन्होंने वही बात रिआइटरेट की कि इस तरह के इस तर्ज के सियासी फैसलों में भी ये भी एक इंकशाफ है कि कुछ दीगर जो मामलात थे वो शामिल आते थे और जिस वजह से फैसले उस पार्टी ने अपने हक में नहीं किए। बहुत शुक्रिया फिरदौस साहिबा, आपने हमेशा बड़ी टेलिंग गुफ्तगू की है, बड़ी रेवलेशंस के साथ, और इंशाल्लाह होप टू सी यू अगेन टू। नाज़रीन, आफ्टर अ ब्रेक जॉइन अस बैक, हम एक और ख़ास मेहमान के साथ होंगे और एक खुसूसी नशिस्त को आगे बढ़ाएंगे एक एक्सक्लूसिव इंटरेक्शन के साथ। स्टे विद अस, डोंट गो एनीवेयर। वेलकम बैक नाजरीन। इस खुसूसी नशिस्त में अब ब्रेक के इस पार हमें ज्वाइन कर रहे हैं नन अदर देन जनाब सिराजुल हक साहब, अमीर जमाते इस्लामी, बहुत मंझे हुए और बहुत वेटरन माशाल्लाह सियासतदान इस मुल्क के, और हमेशा एक अपनी बरमला बात करने के हमेशा हामी। जज़ाकल्लाह सर आपकी मौजूदगी के लिए, और आपको बहुत मुबारक हो। आपका कुछ देर पहले बिल्कुल बड़ा भरपूर जलसा भी था जिससे बिल्कुल आप बिल्कुल अभी फ्री होकर आपने हमारे लिए वक्त निकाला है, आपकी बड़ी नवाजिश। ये फरमाइएगा सर, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब कहते हैं कि अब नई मरदमशुमारी पर ही इंतखाबात होंगे, जिसका मतलब ये कि अगर नई मरदमशुमारी पर हो तो ये मज़ीद 4 माह की ताख़ीर इसमें आ जाएगी। क्या आपको जमाते इस्लामी को ये मौक़िफ़ कबूल है कि नई मरदमशुमारी पर इंतखाबात हों? कोई मसला नहीं अगर उसकी वजह से इंतखाबात में डिले भी बेशक आ जाए, क्या आपको ये डिले काबिल कबूल है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नई मरदमशुमारी की बुनियाद पर इलेक्शन का इनेकाद एक बहाना है। असल में हुकूमत चाहती है कि इलेक्शन डिले हो, आवाम का सामना नहीं कर सकती, महंगाई में इतना इजाफा किया और बदअमनी में इतना इजाफा हुआ, बेरोज़गारी में इतना इजाफा हुआ, गुर्बत में इतना इजाफा हुआ, और इतने मसाइल से कौम इस वक्त दो चार है इस हुकूमत की नाअहली और नालायकी की वजह से, जब आवाम के पास गली और कूचों में जाने के काबिल नहीं है। इसलिए अब पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग दोनों यही चाहते हैं कि इलेक्शन डिले हो जाए। अब मरदमशुमारी, खाना शुमारी तो अब इनके लिए एक बहाना है, इसलिए कि खाना शुमारी डिजिटल खाना शुमारी तो हुई है, वो कब की हुई है? अगर इनके ख्याल में होता तो वो पहले CCI का इजलास बुलाते, मामला ठीक करते, जिनका तहफ़्फ़ुज़ात है वो ख़त्म करते। लेकिन एक बार आप अपने टेन्योर के अख्तिताम पर ये ऐलान कर रहे हैं, मैं तो सोचता हूँ और समझता हूँ कि इलेक्शन से साफ साफ फरार चाहती है और कोई रास्ता नहीं इनको मिलने का। अमीर साहब ये भी फरमाइएगा, 53 तरामीम हुई हैं सिर्फ 2 रोज़ के अंदर अंदर सर, जो कि मुअज़्ज़ज़ पार्लियामेंट से पास हुई हैं, और जमाते इस्लामी ने तो बहैसियत जमात उनकी मुखालफत भी की है, उस उजलत के ऊपर भी सवालात उठाए हैं जिस उजलत में ये कानून साजियाँ की जा रही हैं। ये फरमाइएगा सर, इससे क्या आप इसका जवाब समझते हैं? क्योंकि इन कानून साजियों में से 2 के ऊपर ख़ास मैं आपसे पूछना चाहती हूँ। एक तो ये कि अब ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट में जो तरमीम हो गई है उसके बाद किसी को भी किसी के घर रेड करने के लिए वारंट नहीं चाहिए होगा, और जो इंटेलिजेंस एजेंसीज़ हैं उनको इस मामले में किसी भी तरह की परमिशन नहीं चाहिए होगी। एक ये तरमीम हुई है, और नंबर 2 सर ये तरमीम हुई है कि जो ये इंटरिम गवर्नमेंट है उसके इख्तियारात माशाल्लाह से बढ़ा दिए गए हैं। तो आप इन दोनों तरमीम को किस नज़र से देखते हैं, और इसमें जो प्रॉब्लम्स हैं, क्या आपको नहीं लगता कि ये जो करने वाली जमातें हैं कल को इन्हीं के गले के तमाम तरमीम पड़ सकती हैं? देखिए बहन, ये जो तरामीम ये हुकूमत लाई है खुद इनको भी पता नहीं है। मैं चैलेंज करता हूँ कि अगर आज टीवी पर आकर शहबाज शरीफ साहब उन बिलों का नाम ही ले ले जिन बिलों को इन्होंने असेंबली से पास करवाने की कोशिश की। अच्छा जी। पहली बात तो
जो नाम भी नहीं पता procedure होगा है, आप कहते हैं। हाँ, उनका तरीक़ेकार है, उसको अडॉप्ट नहीं किया गया, कानून के खिलाफ वर्जी की, रूल्स के खिलाफ वर्जी की। और यही वजह है कि खुद सरकारी पार्टी के लोगों ने भी उनको मुस्तरद किया, उन पर एहतजाज किया, वॉकआउट किया और उस पर अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। दूसरी बात यह है कि खुद पेश करने वाले मिनिस्टर को भी पता नहीं था कि मैं क्या चीज़ पेश कर रहा हूँ और उसका मकसद क्या है, उसका इनिशिएटिव किसने लिया है, उसके मकासद क्या है। यही वजह है कि ये जो यानी ठीक और गलत तो बात की बात है। पहली बात यह है कि इनका प्रोसीजर ही गलत है, उन्होंने रूल्स को फॉलो नहीं किया, आईन की खिलाफ वर्जी की, कानून की खिलाफ वर्जी की और ये इनके लिए बाइस शर्म है। दूसरी बात यह है कि जो बिल आपने इशारा किया कि बग़ैर वारंट के और अदालत से किसी इजाज़तनामे के बग़ैर किसी के घर घुसना, गिरफ्तार करना, उठाना, गायब करना, ये तो डिक्टेटरशिप में भी नहीं होता है और एक जमहूरी माशरे में इसको कैसे कबूल किया जा सकता है कि बगैर वजह के। और आजकल तो ये आम है कि लोग जाली पुलिस बनकर, वर्दी पहनकर लोगों के घरों में दाखिल होते हैं और लोगों को उठाते भी हैं, गायब भी करते हैं और घरों को लूटती भी हैं। जब आप अगर ये इख्तियार ही ख़त्म हुआ कि उसके साथ किसी अदालत का इजाज़तनामा ही ना हो, फिर तो इस मुल्क में जिस तरह एक वो हुकूमत है जो नज़र आ रही है, एक वो हुकूमतें हैं जो 200 400 लोगों ने मुनज़्ज़म होकर छोटे छोटे लश्कर बनाकर, ख़ासकर कबाइली इलाकों में, खैबर पख्तूनख्वा में, आपके बलूचिस्तान में, आपके अंदरूनी सिंध में, तो फिर ये अवाम कहाँ जाएंगे। इसलिए मैं समझता हूँ कि खुद सरकार के लोगों ने, पार्लियामेंट में मौजूद सरकारी पार्टी के लोगों ने उसकी मजम्मत भी की है, उनको मुस्तरद भी किया है और ये बहुत मुनासिब है, इसलिए कि खुद वो शर्मिंदा थे, पेश करने वाले भी शर्मिंदा थे। वो आपकी तशवीश बहुत वजह है अमीर साहब। साथ ये भी फरमाइएगा कि जिस पार्टी के ऊपर मुश्किलात हैं यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, उनकी जब हुकूमत से बातचीत चल रही थी तब भी आपने हमारे प्रोग्राम में रौनक बख्शी थी और मुझे याद है कि वो एक खासा बेहतर टाइम था जब बातचीत और मुज़ाकरात के ज़रिए दोनों अपने मामलात सुलझाना चाहते थे। सर, अब ये बात आपने सुनी होगी, उसके बाद सामने आई थी कि इलेक्शंस की जो तारीख थी उसके ऊपर भी हतमी फैसला हो गया था, असेंबलीज़ के जल्द डिज़ोल्व होने पर भी फैसला हो चुका था। जो प्रॉब्लम आई या इसके अंदर जो बैक ऑफ हुए वो दरअसल पीटीआई चेयरमैन खान साहब खुद बैक ऑफ हुए और उन्होंने अपने पाँव पे गोया ये कि कुल्हाड़ी मारी, ये हुकूमत का मौक़िफ़ है, वरना उन्होंने कहा था कि उनको इलेक्शंस भी दिए जा रहे थे। आप चूंकि सर इस पूरे मामले को उस वक्त लेकर चल रहे थे और आप इसमें सबसे की किरदार आपका था, क्या ये इल्ज़ाम दुरुस्त है हुकूमत का कि उस वक्त राह फरार दरअसल पीटीआई चेयरमैन ने इख्तियार की थी? बहन, दोनों तरफ ऐसे कुछ लोग मौजूद थे जो नहीं चाहते थे कि कंसेंसस डेवलप हो, जो नहीं चाहते थे कि दोनों तरफ के लोग थे की तरफ जाए। हम तो दोनों तरफ थे, पीडीएम के लोग भी थे और पीटीआई में भी कुछ ऐसे अनासर थे जो स्केल को बनाने के बजाय बिगाड़ने के दर पे थे। बहरहाल उसका नुकसान सबको हो रहा है। मैं उस वक्त भी यही चाहता था कि एक इलेक्शन डेट पर कंसेंसस हो, पूरे मुल्क में एक ही दिन इलेक्शन हो और इलेक्शन से कबल इलेक्शन कमीशन के सरबराही में तमाम पार्टियों को बुलाकर एक ज़ाबिता बराए इलेक्शन बनाया जाए ताकि आने वाले इलेक्शन पर लोग उंगलियां न उठाएं और उसके खिलाफ तहफ़्फ़ुज़ात का और उसके खिलाफ एजिटेशन ना हो और एक स्मूथली जमहूरी गाड़ी पटरी पर चढ़ जाए। लेकिन बहरहाल उस पूरे प्रोसेस को सबूताज किया गया और आज जो सिचुएशन से हम दो चार है कि इलेक्शन ही मशकूक बना हो गए हैं कि इलेक्शन होगा या नहीं, तो हकीकत में अगर उस वक्त ये दोनों फरीक मेरी बात मान लेते, इत्तेफाक करते, तो अब स्मूथली तमाम लोगों को एक शफाफ इलेक्शन में जाने का मौका मिलता। दुरुस्त बात सर, वो बहुत एक नादिर मौका था सबके हाथ। ये फरमाइएगा सर आखिर में कि हिकमत अमली क्या होगी जमात इस्लामी की? आप तो माशाल्लाह आज भी आप जलसा करके आए हैं। अगर इलेक्शन नहीं होता, एक तो ये बताइएगा इलेक्शन आप देखते कब हैं? कोई आपके जहन में कोई अंदाज़ा है कि इस साल के आखिर तक या अगले साल के शुरू में इलेक्शन होंगे? और अगर ताख़ीर होती है, आपके अपने अंदाजे से आगे जाता है, तो क्या जमात इस्लामी अपने भरपूर एहतजाज या कोई मुल्क भर में कोई इसमें कॉल कोई देगी इस हवाले से या नहीं?
देखिए, पहली बात तो यह है कि 12 अगस्त को इस हुकूमत का और कौमी असम्बली का तम्मत बिलखैर हो जाएगा और ये अवाम के लिए बहुत बेहतर है, इसलिए कि जितना देर ये हुकूमत रहेगी इतना ही महंगाई में, बेरोजगारी में, बदअमनी में इजाफा होगा। अब जाते जाते इस हुकूमत ने जो कारनामा किया है वो सुनहरी हरूफ से लिखा जाएगा कि एक ही दिन 19.95 पैसे पेट्रोल के 1 लीटर में इजाफा। अब तारीख में इस तरह आपको नहीं मिलेगा। अब देखें, एक तरफ ऐलानात यही थे ना कि रूस से सस्ता तेल आ रहा है और अवाम को मुबारकबाद हो। सही दुरुस्त बात है, उसके बावजूद उसका फायदा नहीं मिल रहा। कौन पे सर वक्त की किल्लत है, मैं सिर्फ आपसे ये मेरा अर्ज है, आखिरी जुमला अगर आप फरमा दें कि आप स्ट्राइक्स करेंगे, कोई आप लोग हड़तालों की कॉल्स देंगे? बिल्कुल साफ, मेरा बिल्कुल साफ वाज़ेह क्लियर मौक़िफ़ है कि हम नहीं चाहेंगे कि निगरान हुकूमत की मुद्दत में जो आईन में मुकर्रर है 1 घंटे का भी इजाफा हो। अच्छा, अगर उसमें इजाफा होता है तो ये आईन की खिलाफ वर्जी होगी और जमात इस्लामी आईन के अतवा करदा मुद्दत के अंदर अंदर इलेक्शन चाहती है। अगर इसमें कोई इजाफा करता है तो ये आईन की खिलाफ वर्जी होगी और जमात इस्लामी इस पर ज़रूर हर वो रास्ते इख्तियार करेगी जो मेरा आईन मुझे बताता है। हम एहतजाज भी करें और हर रास्ता इख्तियार करेंगे जो पुरअमन हो और कानून और आईन के दायरे के अंदर हो। जी बहुत खूब सर, आपका बहुत दो टोक मौक़िफ़ और अल्लाह आपके वक्त के लिए और ख़ास तौर पर आपकी बड़े वैल्यूबल आरा के लिए। नाज़रीन, अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक साहब बड़े अपने कैलकुलेटेड और बरमला व्यूज़ के साथ हमारे साथ थे। बहुत सारी बातें उनकी खासी रेवलेशन से भरपूर थी। थैंक यू फॉर वॉचिंग नाज़रीन, इंशाल्लाह सी यू टुमारो। अल्लाह हाफ़िज़।